बताइए। संप्रेषण के जी सर आप। हमने कल संप्रेषण के प्रकार पढ़े थे। तो जी आज जो, सर। हाँ, आज का जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो रहेगा आपका संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संप्रेषण क्या होता है, कल हमने आपको बताया था, तो बताइए क्या होता है। सर आपने बताया था कि संप्रेषण जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और अनुवै, जिसे हम एक तरफा संप्रेषण भी बोलते हैं, दुई तरफा संप्रेषण और क्या था? मैंने आपको कल एक बताया था कि भैया अनौपचारिक, जी सर। अनौपचारिक संप्रेषण किसे कहते हैं बताइए। सर अनौपचारिक संप्रेषण वो होता है जिसपे हम क्या करते हैं कि जब एक समूह पे हम किसी को किसी से भी बात करने का एक आजादी दे देते हैं सर। मतलब किसी से भी बात कर सकता है, वो अनौपचारिक होगा। हाँ, और ये हमने फिर कहा था कि भैया आपको, ये मैंने उसको एग्जांपल भी दे दिया, आपको सेट की बताया था। अब औपचारिक क्या होता है, औपचारिक, औपचारिक संप्रेषण सर किसे कहेंगे। औपचारिक सर वो होगा जिसमें विधिवत तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से संप्रेषण किया जाता है, वो होगा औपचारिक संप्रेषण। ये हेमा जी मुझे ये बताइए, एक तरफा संप्रेषण जिसे वन वे संप्रेषण किसे कहते हैं बताइए। सर वन वे संप्रेषण में हम किसी को संबोधित करते हैं, उसमें आदेश या निर्देश दिया जाता है, जैसे कक्षा कक्ष के माध्यम से बताया था आपने, टीचर द्वारा स्टूडेंट को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं या बताया जाता है कुछ चीज। और फिर मैंने ये भी बताया था कि टू वे संप्रेषण किसे कहते हैं। सर टू वे संप्रेषण में एक तरफ से जो क्वेश्चनिंग होती है और दूसरी तरफ से जो ग्राही होता है वो उसका आंसरिंग करता है। अच्छा, फिर मैंने एक ये बताया था कि भैया जो अंतः वैयक्तिक संप्रेषण किसे कहते हैं बोलिए। सर दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना, हाँ, तो उनके उनके विचारों को जो ग्रहण करने, जो हम सामने वाले के विचारों को ग्रहण करके उसके बारे में जो मतलब अपने अंदर जो उसके विचारों को निहित करके हम उसमें मतलब उनको सोचते हैं या समझते हैं, तो वह वो होता है। कर्ण प्रिया जुड़ी है बेटा। मेरी आवाज मुझे फ्रस्ट्रेट हो रही है। अच्छा होगा ना, मैं आगे। मैंने फिर आपको बताया था अंतः व्यक्ति संप्रेषण किसे कहते हैं। जी सर। रवि जी आप बताइए। स्वागत किताब इसके बारे में। ये कनुप्रिया, ये बताइए, मैंने कल ये बताया था अंतः व्यक्ति संप्रेषण किसे कहते हैं। एक अंत होता है अंतः व्यक्ति संप्रेषण, एक अंतर व्यक्ति संप्रेषण होता है। अंतर व्यक्ति संप्रेषण किसे कहते हैं बताइए। अंतर व्यक्ति संप्रेषण जिसमें व्यक्ति खुद से सोच विचार करता है, खुद से क्वेश्चन करता है और खुद ही उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। हाँ, अब मैं दूसरा पूछूं तो ये जो शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं। शाब्दिक संप्रेषण कल नहीं बताया था, आज शाब्दिक संप्रेषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर कुछ पता है तो बताइए। और एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक संप्रेषण होता है, उसे बताइए। कुछ पता है बोलिए। सर शाब्दिक संप्रेषण वो क्या बोलेंगे, संप्रेषण के अंतर्गत हम लिखित और मौखिक रूप से अपनी बात कह सकते हैं सर, है ना? जो मैंने कल आपको ये बताया था, अंत अंतः व्यक्ति संप्रेषण बताया था, अंतर व्यक्ति संप्रेषण बताया था या नहीं बताया था। जी सर बताया था। जी सर। तो आज जो हमारा जो रहेगा उसको ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो नोट्स भी बना दीजिए। मैं लास्ट में ये जो तमाम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो शेयर भी करूँगा। देखिए, जब मैं बात करूँगा कि शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब है कि शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। तो शाब्दिक का ही जो शब्द है उससे ही उसको उच्चारित किया जा सकता है, उससे ही आपको पता चल जाएगा शाब्दिक का मतलब क्या होता है। देखिए, शाब्दिक संप्रेषण में सदैव क्या होता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है।
किस चीज का प्रयोग करें, हम भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि शब्दों की बात आ रही ना, जो शब्द आपके मुखमंडल से निकलेंगे हम उसके संप्रेषण की बात करें। तो याद रखिएगा जब शाब्दिक संप्रेषण आएगा तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव क्या होगा, भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। शाब्दिक संप्रेषण तब होता है, कब होता है, ये जब तब होगा जब आप मौखिक रूप में किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति द्वारा अपने शब्दों को उसमें प्रस्तुत करोगे। आप क्या करो, मौखिक रूप से अभिव्यक्ति के द्वारा क्या करोगे, शब्दों को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश करोगे। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब मैं कहूँ कि जब आप दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जिस संप्रेषण का आप प्रयोग करते हैं वो संप्रेषण आपका कौन सा संप्रेषण होता है, ये शाब्दिक संप्रेषण आपका ये होता है। सबसे अधिक आप जीवन में अगर आप सुबह से उठते हो, सुबह से लेकर जब शाम की निद्रा तक की अगर मैं बात करूं तो उस दरमियान आप क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से शाब्दिक संप्रेषण का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हो। आप कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही क्या है, एक बड़ी संकल्पना कहें, एक पहिए के चारों ओर जिस प्रकार घड़ी की कांटा की सुई घूमती है उसी प्रकार आप भी शाब्दिक संप्रेषण में क्या करते हो, परिधि में घूमते रहते हो। जब मैं कहूंगा कि अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, अब जैसे आपको इसी से पता चला कि जब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी को इशारों में या हम कहीं चिन्हों के आधार पर हम क्या करते हैं, या ऐसी कोई साइन लैंग्वेज में हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीज जब हम करते हैं तो वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। मान लीजिए आपके दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपके बच्चे आपके सामने हल्ला कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों से इशारा करोगे, बिल्कुल भी मत करो, आप हाथ हिलाओगे, गर्दन हिलाओगे, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं जब इशारों के माध्यम से कर सकते हो या अपनी गर्दन हिला सकते हो, किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा आप संप्रेषण करने की ऐसी कोशिश करोगे, किसी न किसी माध्यम से उसको प्रस्तुत करोगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब कोई भी जो बहरा होता है ना व्यक्ति, जो बोल नहीं पाता है, वो क्या करता है, यदि कोई चीज उसको लेनी है, अगर उसको पानी भी पीना है तो आपको पानी का इशारा करेगा, ये समझ जाओगे कि भैया वो आपसे पानी मांग रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा बहरा है, अब हम उसका जब हम क्या करते हैं, उसका हाथ थामते हैं, हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो समझ जाता है कि माँ मेरा हाथ पकड़ने के लिए कह रही है, तो कहीं ना कहीं आप उसको हाथ पकड़ के चलना शुरू कर देते हो। यही क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें हम किसी भी प्रकार के बोलचाल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है। इतना समझ में आ गया, बोलिए। जी सर। बोलना, सुनना, संप्रेषण, इसको समझाओ कोई, बड़ा सिंपल सा है, बताइए, कोई भी बताइए। नीरज जी आप ही बताओ। सर बोलना और सुनना मतलब कि सामने वाला बोल रहा है, दूसरे वाला उसको सुनकर ध्यान कर रहा है। रवि जी आप बताइए कुछ इसके बारे में। आपसी संवाद दोनों के बीच में कनुप्रिया जी आप। सर जिसमें एक तरफ से जब सर आप बोल के हमें समझा रहे हो और हम सुन रहे हैं, तो सर इसमें बोलना सुनना सर ये इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। ये बहुत बढ़िया बात की आपने, यही से एकदम सटीक आंसर आपने दिया। देखिए जब हम कहते हैं सुनने की बात करते हैं, जब हम बोलने की बात करते हैं, तो इसमें इस प्रकार का संप्रेषण होता है। ये हम कहें ये अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया क्यों होती है, जब हम आमने सामने जब होते हैं तो ये वाली क्रिया या जो हम कहते हैं जो ये वाला संप्रेषण है, सुनना है बोलना, तो इसमें जैसे मैं आपको जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षक होता है, कोई शिक्षक के सामने जब छात्र बैठकर सुनता है, ऐसे अनेक अवसर भी आते हैं जब हम विचारों पर या भावनाओं पर या क्या करते हैं, भावनाओं के आधार पर या विचारों के आधार पर संप्रेषण को क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। क्या करता है कभी शिक्षक, अगर आप देखोगे कभी शिक्षक अपने आंखों में कक्षा का नियंत्रण करता है। देखिए आंखों से कक्षा को नियंत्रण करता है, कहने का मतलब है कि बोलता है और सुनता है तो कहीं ना कहीं आंखें दिखाता है तो कला शांत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अपने हाव भाव से भी कहीं ना कहीं वो संप्रेषण प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं संप्रेषण उसको करता है। जब भावनाओं की बात आती है, जब भावनाओं का संप्रेषण क्या होता है, अशाब्दिक होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम भावनाओं का संप्रेषण करेंगे वो आपके शब्दों से नहीं होगा, वो अशाब्दिक ही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी जो हाव भाव जो मुद्राएं हैं उससे होता है।
कभी कभी क्या होता है इसमें अनुभूतियां भी आपको आती हैं, जो अभिव्यक्ति जो करता है। जब मैं कह रहा हूँ कि छात्र सुन रहा है, सुनने की क्रियाओं को जब श्रवण माध्यम से जो उसकी इंद्रियां होती कहीं ना कहीं मानसिकता, जो उसकी मानसिकता है उसको कहीं ना कहीं एकाग्र चित्त करता है, तो ये वाला जो संप्रेषण होता है कहीं ना कहीं विचारों से होता है, आमने सामने होता है और सार्थक रूप में होता है, बोलने के विचारों में अभिव्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं ये सुनने को या फिर आपके सामने जिस प्रकार से बोध होता है, विचारों का बोध होता है, क्रियात्मक रूप में भी हो सकता है और इस प्रकार से गत्यात्मक रूप में भी हो सकता है। हम इसी को ही क्या कहते हैं, बोलना सुनना। कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हम दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप एकदम सुन हो जा रहे हो, जिस समय आप बोल रहे हो तो मैं क्या होता है एकदम सुन हो जा रहा हूँ। तो ये वाला जो संप्रेषण होता है वो क्या होता है, सुनना और बोलने का संप्रेषण होता है। अब देखिए इसके बाद एक संप्रेषण और आता है, लिखना। लिखना यह संप्रेषण कह सकते हैं, लिखित संप्रेषण इसे कह सकते हो। तो ये क्या होता है, जिसे राइटिंग संप्रेषण भी हम कह सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हेमा जी बताइए। सर हम किसी लेटर के माध्यम से या लिखित रूप में हम जो कोई कम्युनिकेशन करते हैं, लिखते हैं या देते हैं, ये क्या बोलते हैं इनका नाम, ये आरती आप बताओ बेटा। सर जैसे कक्षा कक्ष में शाम पत्र में लिखाया गया कार्य वो लिखित संप्रेषण हुआ, और बाकी जैसे हम चीजें इस्तेमाल ही कर रहे हैं जो मतलब जिसमें हम लिखने की प्रक्रिया करते हैं, लिखकर हम किसी को अपनी बात बता रहे हैं, लिख के दे रहे हैं वो। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो उसमें आपको मैंने कल बताया प्रवाह संप्रेषण होता है, जिसमें एक प्रभाव होता है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा आपको ये भी बताया कि जिस प्रकार से नदी की जो धारा है कहीं ना कहीं प्रवाहित होती है, एक गतिशील होती है, तो आपके जो शब्द होते हैं वो भी शब्द हमेशा गतिशील ये होते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, कभी जब संप्रेषण को प्रभाव में बोलने या सुनने के समान हम कहीं ना कहीं मानते हैं। अगर हम कहें इसमें किस प्रकार की ये क्रिया होती है, ये लिखना, ये पढ़ना हम जो कहते हैं, ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ये होता है। जैसे लेखक हो या पाठक में ये चीजें, ये वाले संप्रेषण होता है। कभी हम क्या करते हैं, भाषाओं के संकेत के द्वारा या चिन्हों के द्वारा पाठक को ये चीज हमें अनुभव कराता है कि भैया भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने भावनाओं को साझा करते हैं। देखिए पाठक की अगर हम बात करें, जो लेखक होता है, जो चीज को लिख रहा है, वो पहले अपने भाषा के माध्यम से किसी न किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति, वो जो उसके अंदर जो अभिव्यक्ति होती है उसको कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करता है, और उसमें किस प्रकार के विचार हैं, किस प्रकार के भाव हैं, कहीं ना कहीं उसको साझा करता है। अब ये अगर हम बात करें कि इसमें मुख्यतः रूप से क्या होता है, जो भाषा है, जो विचार है, जो उसकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का जो संप्रेषण का माध्यम एक क्या बन जाता है, लिखना पढ़ना होता है। ये जो होता है वो ज्ञानात्मक पक्ष को सबसे अधिक ये मजबूत करता है। ये एक तरीके से ज्ञानात्मक पक्ष भी इसको कह सकते हो। जैसे आपने बताया कि भैया हम लिख रहे हैं शब्दों के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से, कहीं ना कहीं आप पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लिख रहे हैं। पहले हम लिख रहे हैं, फिर उसको हम उच्चारित कर रहे हैं। यही आपके जो भाव होते हैं, जो आंतरिक जो भाव होते हैं, तो ये होता है। क्योंकि मैंने इससे पहले आपसे ये कहा था कि भैया जो भाषा है वो संकेतों या चिन्हों के से क्या होता है, पाठक किसी चीज को अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। या वो भाषा माध्यम से भी हो सकता है, या विचारों से भी हो सकता है, भावनाओं की समझ भी ये हो सकती है। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, बताइए आ रहा है नहीं? सर ये ना लिखित संप्रेषण कुछ क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। नहीं हुआ, चलिए फिर से दोबारा से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, ये लिखित जो संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण में क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, इस संप्रेषण में प्रभाव होता है, या आप जैसे बोल रहे हो या सुन रहे हो, तो उसको जब भी इस चीज को अगर सुनोगे या बोलोगे, तो उसमें एक अप्रत्यक्ष रूप में एक लेखक कार्य करता है, एक लेखक या पाठक के रूप में ये होता है। अब इसमें क्या होता है, लेखक भाषाओं के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से उस चीज को कहीं ना कहीं उकेरता है, अपनी भावनाओं पे, जो उसके अंतर मन में जो भावनाएं चल रही हैं, उसको कहीं ना कहीं एक पृष्ठ पर वो किसी न किसी प्रकार से लिखेगा। शब्दों को, वर्णों के आधार पर शब्दों का निर्माण करेगा, शब्दों से एक चीज को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, कहीं ना कहीं भावों को प्रस्तुत करेगा। तो यही चीज क्या होती है, आपको ये जो लेखन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। या तो हम लेखन के माध्यम से करते हैं, या फिर हम जब कोई बच्चा
किसी किताब को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको पढ़कर या सुनकर उस चीज को अनुभव करता है। समझ में आया? जी सर। और किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिए। हिमा जी। सर इसमें कोडिंग प्रक्रिया भी होती है ना सर, वही हाँ, कोडिंग प्रक्रिया वो बता रहा है कुछ, कोडिंग कोडिंग के कोडिंग के माध्यम माध्यम से कोडिंग प्रक्रिया भी हम करते हैं। हाँ, इसमें देखिए मैंने कहा ना कि चिन्हों के माध्यम से। अब चिन्ह क्या होंगे? कोडिंग के ही आधार पर आप इसको समझ सकते हैं कि हम कोडिंग के आधार पर, जैसे कोई शब्द लिखा है, कोई चिन्ह लिखा है, कोई संकेत के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई एरो लगा है या कहीं पर कहीं को आपको जाना है तो कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से हम इसको व्यक्त जा सकते हैं। अब इसको आप जितना समझ सकते हो, जितना अपने अंतर्मन से उसको व्यक्त कर सकते हो, आप अपने स्वतंत्र हो कर सकते हैं। ठीक है ना? अब एक जो दूसरा आता है, ये आता है दृश्य संप्रेषण। अब दृश्य संप्रेषण किसे कहते हैं बताइए? सर जैसे अब हम कलाकार ही हैं, अगर हम कई कलाकार अपनी बात व्यक्त करने के लिए चित्र बना देते हैं, तो वो जो सामने वाला वो दृश्य को देख रहा है तो कहीं ना कहीं उस तक उसकी जो भावना है, जो उसकी बात है या वो जो बताना चाह रहा है वो पहुंच जाती है। ये हो सकता है दृश्य के माध्यम। और जो सर ये साइन बोर्ड बने होते हैं सड़कों में, ये भी एक दृश्य संप्रेषण ही है कि ये एरो इधर का है, ये एरो ऐसा है, तो वो हम ऐसे ही समझ जाते हैं ना, कोई हमें बताता है कि किधर जाना है, तो वो एक दृश्य संप्रेषण हो सकता है। मेरे मतलब जो मेरे को समझ आया। कनुप्रिया आप बताइए। सर जिसको हम अपनी आंखों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि सर ये नृत्य भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, चलचित्र भी हो सकता है, चित्रों के माध्यम से सर जो भी देखने वाली मतलब जो भी देखने वाली संचार की जो भी चीजें हैं बिल्कुल उनके सही। माध्यम से संप्रेषण। देखिए इन्होंने सही कहा। या फिर इसको थोड़ा सा अगर हम किताबी लैंग्वेज में देखें तो इसमें क्या होता है, एक निरीक्षक निरीक्षक भौतिक रूप में, देखिए मैं कह रहा हूँ, एक निरीक्षक भौतिक रूप में क्या होता है, उत्पाद से अलग होता है। याद रखो, एक निरीक्षक क्या होता है, भौतिक रूप से अलग होता है। परंतु इसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो विचारों को दर्शाया जाता है। आप विचारों को जब दर्शाते हैं तो उसका एक संप्रेषण होता है, जो हम दूरदर्शन के माध्यम से, जो हमारी फिल्में होती हैं, फिल्मों के माध्यम से वो संप्रेषण हमारे सामने आता है। या आपने जैसे नाटककार, नाटक के माध्यम से हम जो नाटक के द्वारा जो विचार जो प्रस्तुत करता है, जो भावनाएं, एक नाटक जब कोई व्यक्ति करता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसके भावात्मक चीजें छुपी रहती है, उसके विचार छुपे रहते हैं, कोई ना कोई चीज हमें उसको ग्रहण करने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो हम अपने दृश्य पटल से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका हम रसपान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम नाटक देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हाव भाव, उसकी जो भाव भंगिमाएं होते हैं ना, कहीं ये क्या होती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, ये कहें बहुत प्रभावशाली ये होती है। और ये वाला जो पक्ष होता है ना, जो दृश्यात्मक जो निरीक्षक जो संप्रेषण होता है, ये इसका जो पक्ष जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे अधिक भावात्मक ये पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसमें क्या होता है, संप्रेषण की, अगर मैं कहूँ कि ये जो संप्रेषण की सहायक प्रणाली के रूप में ये क्या करती है, कहीं ना कहीं कार्यरत होते हैं। अब आपने कहा कि पेंटिंग देख रहे हैं, जो अपने दृष्टि पटल से देखेंगे, जो चीजें हमें कहीं ना कहीं आपके नजरों के सामने से, या नृत्य कर रही है कोई, या कोई आपके सामने कोई मूवी बन रही है, या मूवी को अपनी आंखों से देख रहे हो, कोई नाटक चल रहा है, या कुछ भी ऐसे रंगमंच का कुछ भी ऐसे ये लेके चल रही है, या दूरदर्शन में कोई मूवी आ रही है, या यूट्यूब में कोई गाना देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो चलचित्रों को आप देख रहे हो, कहीं ना दृश्य के अपने आंखों के, कहने का मतलब है कि जो आप अपने आंखों से जिन चीज को देख रहे हो, प्रत्यक्ष तौर पर यही आपका संप्रेषण होता है। ठीक है? जी सर। अब देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर आता है जो संप्रेषण के सिद्धांत है, संप्रेषण के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं बताइए, बताओ कितने हो सकते हैं एक अनुमानित? कोई बताएगा? देखिए, जो संप्रेषण के जो सिद्धांत होंगे 5 होंगे। कितने? आवाज आ रही है? जी सर। 5 होंगे। ठीक है, अब 5 कौन कौन से होंगे? एक स्पर्शता का सिद्धांत होता है। ठीक है, स्पर्शता का सिद्धांत, स्पर्शता का सिद्धांत है। ये क्या होगा कनिका, नहीं वो क्या बोलते, कनुप्रिया बताइए।
दूसरा होता है समन्वय, समन्वय का सिद्धांत। तनुप्रिया आता है भैया? जी सर। मैं कह रहा हूँ इसमें जो हमने कहा कि संप्रेषण के 5 प्रकार होते हैं, एक तो स्पर्शता का सिद्धांत होता है, एक समन्वय का सिद्धांत होता है, और अगर मैं कहूँ इसके साथ ही संगतता का सिद्धांत, संगतता का सिद्धांत होता है, और अगर मैं चौथे की बात करूँ वो विशिष्टता का सिद्धांत होता है, और जो पांचवा होता है वो कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण का सिद्धांत होता है। ये क्या होते हैं सर? इसके बारे में तो मुझे इतना नहीं पता। चलिए ध्यान से इसको हम देखते हैं। देखिए जहां पर मैं कहूंगा कि संप्रेषण के कितने सिद्धांत होते हैं, पहले बताइए। 5 होते हैं। 5 में से हम जो पहला जो सिद्धांत देखेंगे वो आपका स्पर्शता का सिद्धांत है, स्पर्शता का सिद्धांत है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको इसकी भाषा से ही समझ लीजिए। हम क्या कहते हैं, जब संप्रेषण जब हम करते हैं ना, तो हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, साफ, स्पर्शता कह रहे हैं हम, जब स्पर्श होनी चाहिए। अब कभी भी ध्यान रखिएगा, जहां पर शब्दों से ही थोड़ा सा उसका हम कहीं ना कहीं अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम स्पर्शता की बात करते हैं तो उसमें जो संप्रेषण जब हम करेंगे, जब मैं आपके सामने संप्रेषण कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं जो मेरी भाषा है वो एकदम साफ होनी चाहिए। है वो नहीं है वो आप जानिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं जब संप्रेषण कर रहा हूं तो उसमें स्पर्शता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्या करोगे, अगर भाषा स्पर्श नहीं होगी, जो प्राप्तकर्ता जो हमारे सामने होगा उसको उसका गलत अर्थ कहीं ना कहीं वो समझता है, वो कहीं ना कहीं वो गलत अर्थों को समझ बैठता है। तो इसीलिए हम जो कहते हैं कि स्पर्शता का सिद्धांत वो हमेशा ये होता है कि भैया इसमें हमेशा जो चीजें होंगी वो स्पर्श रहेंगी, कहीं पर भी कोई शुद्धि का कहीं पर कोई भी चांस नहीं रहेगा। जो भी चीजें हम इसके अंदर उकेरेंगे वो स्पर्श होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है, शुद्ध होनी चाहिए। समझ में आ गया? जी सर। हेमा जी आपको भी समझ में? बताइए। इंतर गवाद नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे समन्वय सिद्धांत। थोड़ा ना व्हाइट बोर्ड सामने नहीं हो रहा है, ये जो आपने इधर ये सिद्धांत लिखे हैं ये विजुअल नहीं हो रहा है अच्छे से। ये नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ सर सेंटर होगा। अब तो थोड़ा सा और सेंटर में लाइए इसको। 1 मिनट। ठीक है ना, इधर का तो देख, जब मैंने यहाँ पर लिखा है ये वाला दिख जाना चाहिए बस, ठीक है। अब मैं जब बाद में देख लूंगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि संप्रेषण के 5 सिद्धांत होते हैं। 5 सिद्धांतों में से मैंने आपको स्पर्शता का सिद्धांत बता दिया, और समन्वय का सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, और संगतता का एक सिद्धांत होता है, फिर एक विशिष्टता का होता है, एक ध्यान पूर्ण वो होता है, तो उसको हम अभी चर्चा करेंगे। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ समन्वय सिद्धांत, ये समन्वय सिद्धांत क्या होता है? समन्वय सिद्धांत के अगर हम बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये वाला संप्रेषण किस प्रकार से होगा। देखिए इसमें क्या होगा, जो हम प्रभावशाली जो संप्रेषण की जो बात करते हैं ना, प्रभावशाली संप्रेषण तब होगा जब आपका जो संदेश है, संदेश के बीच किसी भी प्रकार का जो समन्वय स्थापित, यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी प्रकार का जो संदेश देते हैं तो उसमें एक समन्वय स्थापित हो सके। क्योंकि क्या होता है, जब समन्वय की अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे पहले क्या होता है, संदेश का अर्थ नहीं निकल पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जब हम बातचीत करते हैं तो समन्वय बहुत जरूरी होना चाहिए, कि जब किसी चीज को हम बोले तो उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, और उसका जो अर्थ भली भांति निकलना चाहिए, क्योंकि हम दो व्यक्तियों के बीच में क्या होगा, समन्वय स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जी ठीक है। अब मैं कहूंगा संगतता सिद्धांत। संगतता का सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा इस वाले में। तो इसमें क्या होगा, जब आप बातचीत करते हो ना, जब हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो संदेश होता है, संदेशों के बीच क्या होता है, विरोधाभास की प्रवृत्ति ना हो। कि भैया जब हम बातचीत करें तो कहीं ना कहीं अगले वाले बंदे को ये ना लगे कहीं कहीं कोई ऐसी बातें ना हो कि कहीं ना कहीं विरोधाभास की प्रवृत्ति आपकी बातों से न उभर रही हो, तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। जब संगतता एक दूसरे के साथ जब हम संगत पूर्ण जब व्यवहार करेंगे, या संगत पूर्ण अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमारे बीचों का जो संदेश होगा, हम दोनों के बीच में जो संदेश होगा,
उस संदेश के बीच में किसी भी प्रकार की जो विरोधाभास की प्रवृत्ति ना हो। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों का संदेश एक दूसरे के विपरीत भी ना हो। अगर आप मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर से कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप कोई और चीज बात कर रहे हो, मान लीजिए अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ संप्रेक्षण का सिद्धांत है, आप कह रहे हो कि अधिगमन की बात कर रहे हो और शिक्षणों के प्रकारों की बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो जो ये सूचनाएं होंगी ना, जिन्हें भी हम सूचनाएं दूसरे को कहीं कहीं नीतिपूर्ण, या हम जिस प्रकार से योजना बना रहे हैं, जिस प्रकार से जो उद्देश्य के अनुरूप, ये कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। हमेशा याद रखना, जब संगतता का जो सिद्धांत की बात करें तो हमारे जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे के समीप होनी चाहिए, एक दूसरे के विरोधी नहीं होनी चाहिए। और जो सूचनाएं, जो हमने जो सूचनाएं होते हैं, जो सूचनाएं का जो उपक्रम होगा हमारा, जो हमारे जो हमने जो नीतियां बना रखी हैं उसके आधार पे हमारी बातचीत होनी चाहिए, जो हमारा संप्रेषण होना चाहिए, जो उस कार्य पर हम जो कार्य योजना बनाए वो कार्य योजनाओं को संपादित होना चाहिए। और जो जिस उद्देश्य के लिए हम चीजें कर रहे हैं वो उद्देश्य हमारा उसी के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कर कुछ और है, उद्देश्य हमारा कुछ और है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जी ये विशिष्टता, एक विशिष्टता का सिद्धांत आता है, विशिष्टता का सिद्धांत आता है। ये क्या होता है, इसको क्या हम समझेंगे, विशिष्टता का सिद्धांत। ये कोई बताएगा क्या हो सकता है? कनुप्रिया आप बताइए। हम कह रहे हैं विशिष्टता का सिद्धांत, कुछ पता है? रवि जी आप बताइए। सर क्या चीज करना है? विविधता में विशिष्टता, 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 तो ये ध्यान नहीं था मुझे। विशिष्टता मतलब विशिष्टता को सारा लग रहा मुझे पता नहीं। आरती आप कुछ, आपके सामने कुछ आ रही कुछ ऐसी नहीं सर। हेमा जी आप बताओगे? हेमा जी देखिए, जब विशिष्टता की बात करता हूं, जब हम विशिष्टता की सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, संप्रेक्षण जब हम करेंगे तो सूचनाएं विशिष्ट और शालीन यहाँ पर होनी चाहिए। आपके विशिष्ट स्पर्श या फिर शालीन क्या होनी चाहिए, आपकी जो सूचनाएं हैं जो जिसमें संप्रेषण होने चाहिए वो होने चाहिए। संप्रेषण के दौरान जब आप संप्रेषण करते हैं, याद रखिएगा जिस समय आप संप्रेषण करते हैं तो उस दौरान आपके कठोर शब्द और जो अशब्द होते हैं और जो गाली गलौज होते हैं, जो गाली गलौज जो शब्द होते हैं, तो वो शब्द इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। कोई गाली, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे या बुजुर्ग, आपने देखा आजकल ज्यादा प्रवृत्ति हमारे बच्चों में दिखाई देती है, अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गाली गलौज होती है। अगर वो कहीं पर भी वार्तालाप करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से माँ बहन की गालियां निकलती हैं। तो ये जो चीज है ये आपकी विशिष्टता का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएंगी, क्योंकि विशिष्टता के जो सिद्धांत के अंदर जो हम बात करेंगे उसमें आपके जो कहते हैं ना, सोच समझ कर शब्दों को तोल ताल कर, या कहीं जो शब्द वो कह रहे हो वो शालीन होने चाहिए, भावात्मक होने चाहिए, क्रियात्मक होने चाहिए, कहीं ना कहीं आत्म हृदय वाले होने चाहिए, भावात्मक रूप में होने, ये नहीं कि आपके आघात पहुंचाए। इस संप्रेषण के दौरान क्या होगा, जब जितने भी कठोर शब्द होंगे, जितने भी आप अशब्दों का यूज कर रहे हो या गाली गलौज जो शब्द बिल्कुल भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। याद रखना, कभी क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो गाली गलौज अशब्द या कठोर जो शब्द होंगे इसके अंतर्गत कौन सा संप्रेषण नहीं आता है, तो याद रखना था इसके अंतर्गत जो संप्रेषण विशिष्टता का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें जो विशिष्टता का जो सिद्धांत होगा उसमें सिर्फ स्पर्श, शालीनता, तमाम चीजें ही आएंगी। इतना समझ में आ रहा था आप लोगों के? अब पांचवा है ध्यान। याद रखो, ध्यान का सिद्धांत अगर हम कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान का सिद्धांत आप कह सकते हो कि ध्यान में किस प्रकार से हम आकर्षण पैदा कर सकते हैं, ध्यान या आकर्षण का सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, अब देखिए शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है, आप बता सकते हैं नीरज जी? जी सर, हमारा संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और
सर जैसे क्लास में अध्यापक है और कोई भी संप्रेषण दे रहा है और बच्चों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित ना हो, तो उस संप्रेषण का कोई मतलब नहीं बनता जब तक बच्चे उसको ध्यान केंद्रित करके ना सुने। हम्म। इसमें रवि जी आप कुछ कह सकते हैं? मैं ध्यान आकर्षण का सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। ऐसा संप्रेषण जो या ऐसी उक्ति जो अपने मतलब अपने विचारों को दूसरे को प्रभावित करे। आरती आप बताइए बेटा। सर ध्यान का सिद्धांत जैसे अभी मुझे भी ये लगा जैसे मैम ने कहा कि कोई मतलब जब हम संप्रेषण कर रहे हैं वो तरीका ताकि जो सामने वाला सुन रहा है वो कैसे सुने। जैसे अब आप पढ़ाते सब जो एग्जाम्पल्स होते हैं तो ध्यान ध्यान रहता है और आगे जाके वो काफी टाइम तक चीजें ध्यान रहती है, इस तरीके से वो करना। और कन्याप्रिया आप बताइए बेटा। सर इस संप्रेषण में सर जैसे क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ कैसे केंद्रित करे, इस तरह से वो अपना मतलब संचार माध्यम जो भी यूज करे। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार समझते हैं, सबकी अपने अपनी जगह पर अच्छी तरीके से आपने इसको एक्सप्रेशन किया। देखिए जब मैं कहूँ कि जब ध्यान आकर्षण संप्रेषण की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जिसमें हम जो संदेश देते समय एक चीज का हमें ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि जब हम संदेश देते समय हमें एक चीज का बहुत अधिक मात्रा में ध्यान देना होता है, बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर आप जब हम कहते हैं कि जब भेजने वाला ध्यान नहीं देगा, जब हम संप्रेषण की बात करें जो भेजने वाला है अगर वो ध्यान नहीं देगा तो गलत संदेश वो भेज सकता है। देखिए अगर आप जिसमें आप किसी चीज को भेज रहे हो, जब आप ध्यान नहीं दोगे तो जो भेजने वाला है वो गलत संदेश भेज देगा। तो जब गलत संदेश देता है तो ध्यान में हमें याद रखना कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपने बता दिया कि बच्चा अगर क्लास में नहीं पढ़ रहा है, आपको किस प्रकार से उस पर ध्यान केंद्रित करना है, आपको कहीं मकराई तो नहीं कर रहा है, आपका ध्यान हट रहा है तो वो कुछ गलत हरकतें नहीं कर रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया शानदार तरीके से आप लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया, तो इसी प्रकार का संप्रेषण होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा कि भैया फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, कि कहने का मतलब है कि संप्रेषण के रूप क्या होते हैं। अब मेरे को बताओगे संप्रेषण के रूप क्या हो सकते हैं? अगर अनुमान आपने पढ़ा होगा तो संप्रेषण के रूप क्या हो सकते हैं? ये अलग अलग तरीके से इसके हो सकते हैं। आप कोई बताएगा एक रूप बताइए। ये वाला हिस्सा दिखाते अमौखिक स्थान के साथ हाँ, एक ये मौखिक संप्रेषण और अमौखिक सांकेतिक। हाँ बताइए। एक तो एक आपने बता दिया मौखिक, एक होगा एक देखिए आलिंगिक संप्रेषण भी कह सकते हैं, मौखिक भी कह सकते हैं उसको आप जो आप बता रहे हो। फिर कोई दूसरा और बताइए, मैं दिखता हूँ, बताओ। सांकेतिक संकेतों का देखिए चलिए हमने आपने मौखिक कहा, मैं ये दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण मैं इसके रूपों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बताओ। चलिए ये भी लिख दिया। देखिए संप्रेषण के रूप के बारे में चलिए संचार संप्रेषण, संचार के माध्यम से हम संप्रेषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। हाँ सर ये तो संप्रेषण के प्रकार ही हो गए ना, कौन कौन से जो अभी आपने बताया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, संप्रेषण के प्रकार की तो मैं पूछ रहा हूँ। संप्रेषण के ये प्रकार हो गए हुए थे, मैंने कल ये थोड़ा सा हल्का हल्का मैंने बताया भी था जब हमने शुरुआती भी हो गया इसमें, अनौपचारिक भी हो गया। चलिए मुझे ये आप ही बता दीजिए, मुझे ये बताइए ना कि मौखिक संप्रेषण क्या होगा, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस चीज को बताया था पूरी तरीके से इसको। सर जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सके। मुंह से बोल। बिल्कुल सही। अब बताओ इसको विस्तार से समझाओ।
आप हमें संप्रेषण दे रहे हैं, आप बोलकर ही तो दे रहे हैं, मौखिक तरीके से दे रहे हैं, तो सर वो संप्रेषण मौखिक संप्रेषण ही तो हो गया। मैंने एक चीज बताई थी। चलिए मैं हेमा जी से भी पूछ लेता हूँ। हेमा जी, आप भी बता दीजिए। सर इसमें मौखिक में हमेशा भाषा का प्रयोग किया जाता है और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति के द्वारा जो अपने शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है इसमें वो आएगा मौखिक संप्रेषण में। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब आपने सही बताया, जब हम सबसे अधिक जो संप्रेषण करते हैं हम मौखिक संप्रेषण करते हैं, सबसे अधिक संप्रेषण जिसे हम क्या करते हैं मौखिक। जब भी हम बात करते हैं मौखिक क्या आता है तो बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। अब जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि भैया जब आप सुबह उठते हो तो वहां से बोलना, जो बोलने की प्रतिक्रिया आपकी, वो जो संप्रेषण सुबह से ही स्टार्ट हो जाती होती ना। जब तक आप अभी भी वही संप्रेषण मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो उसके बाद क्या होगा, कब तक होगा, जब तक आप एकदम बिस्तर में न चले जाओ। बिस्तर में जब आप सोने प्रारंभ कर देते हो या कह रहे हैं बोलना बंद कर देते हैं, तो ये संप्रेषण वहां तक चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया कि भैया सुबह उठे, सुबह से आपके शाम तक जब रात में बिस्तर में आप सोने जा रहे हैं, तब तक का ये निरंतर चलने वाला एक संप्रेषण होता है जिसे हम मौखिक संप्रेषण के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सरल था। आप मुझे ये बताइए, एक कभी होता है ना कि आंगिक एक आता है संप्रेषण होता है, आंगिक संप्रेषण। एक आंगिक मैंने यहाँ पर लिखा आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण क्या होगा? आंगिक संप्रेषण का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है। अगर आप, मुझे लगता है अगर आपने थोड़ा सा भी अपने दिमाग में जोर डाला निश्चित रूप में बता दोगे। सर जिसे अपने भाव भंगिमा द्वारा जो हम प्रदर्शित कर सके उसे आंगिक संप्रेषण कहते हैं। आंगिक का सर जैसे आपने आंगिक का मतलब बताइए आप मेरे को। से, मुंह से, आंख से जो भी संप्रेषण कर सके। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। जब हम आंगिक कहते हैं तो आपको इसमें एक शब्द का उच्चारण हो रहा है, आंगिक कह रहा हूं मैं, तो उसमें किसका भाव आ रहा है आपको? जब मैं आंगिक कह रहा हूं तो कौन सा भाव आ रहा है? बिल्कुल सही कहा। इसमें हम अंगों का क्या हो रहा है, भाव हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, मनुष्य क्या करता है, केवल बोलकर ही क्या करता है, जो अपनी बात को संप्रेषण के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकता है, वो क्या करता है, अपने जो हाथ हैं, आंख हैं, पैर है, कंधे हैं, उसके माध्यम से भी तो वो संप्रेषण कर सकता है ना। जी सर। देखिए आंगिक संप्रेषण कहो या अमौखिक संप्रेषण भी हम इसे कह सकते हैं। अमौखिक, जैसे रवि जी ने पहले कहा था कि भैया मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख भी दिया था कि आंगिक संप्रेषण कहा, तो उन्होंने कहा अमौखिक भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो कहीं ना कहीं जिसको हम अपने मुंह से व्यक्त ना कर सकें, ठीक है, ऐसी चीजें जिसे हम अपने हाव भाव या हमारी जो वेशभूषा है, कहीं ना कहीं हम उससे उस चीज को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब मैं जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे किसी अधिकारी के कमरे में आप प्रवेश करते हैं तो आपकी जो वेशभूषा है और जो आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पूरा एक साधारण तरीके से अनुमान लगा दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, अगर आप कोई सूट बूट पहन के अगर जो बंदा आएगा तो आप उसके हाव भाव, उसके जो पहनाव है उससे पता लगा लोगे? बताइए। लगा लोगे ना। कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप किसी भी अधिकारी के कमरे में जब प्रवेश करते हो तो वहां पर आपकी जो वेशभूषा होते है, जो व्यक्तित्व के बारे में आप क्या साधारण वहां पर बन के जाते हैं, एकदम साधारण तरीके से बनता है। तो आपके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, और जैसे कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, मान लो 2 पल के लिए आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप बोर्ड का पैनल बैठा है, 5 लोगों का पैनल बैठे है, आप अंदर आ रहे हो तो आपका चलना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, आपका खड़े होने का तरीका कैसा है, ये आपके कपड़ों का पहनावा कैसा है, यही चीजें तो देखी जाती है। अब किसने इंटरव्यू फेस किए हैं? जी सर।
उसमें क्या होता है, आंगिक जब संप्रेषण की बात करते हो तो याद रखिएगा, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर ये आंगिक जो संप्रेषण होता है इसके भी अलग से नंबर होते हैं, 5-10 नंबर, इसके भी अलग से नंबर। आपकी वेशभूषा कैसा है, आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है, आपके बाल किस प्रकार से बने हैं, आपके हाथ पैरों में नाखून कटे हैं या नहीं कटे, हर चीज उसमें क्या कहते हैं महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो भैया आप कैसे खड़े होते हैं, आपके सामने कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफी असर इसमें पड़ जाता है कि आंखों की जो आंखें हैं उनका संप्रेषण कैसा है, उसमें किस प्रकार से सशस्त्रता का माध्यम है, किस प्रकार से आप पसंद हो रहे हो या दुखी हो रहे हैं, आप में आपकी आंखों में किस प्रकार से हंसी है। जब आप हंसते हो तो कहीं ना कहीं हम आंखों के माध्यम से भी उसको क्या कहते हैं बता देते हैं ना कि भैया आंखों के द्वारा भी हर चीज झलकाते हो। बताइए। जी सर। कभी क्या होता है, आप जब बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह होते हैं तो आपकी आंखें बता देती है आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। जब आप बहुत ज्यादा व्याकुल होते हैं, जब दुखी होते हैं, तो आप ये आपकी आंखें ही क्या होते हैं उस चीज को कहीं ना कहीं बता देती है कि यार आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो ये जो संप्रेषण है कि आंगिक संप्रेषण क्या आंखों के माध्यम से, हाथ पैरों के माध्यम से, जो भंगिमाएं हैं उनके माध्यम से कहीं जो ये संप्रेषण होता है, यही आपका क्या होता है जो आंगिक संप्रेषण के रूप में इसे माना जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे सभी लोग। जी सर। अब मुझे एक मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर फिर कैमरा घुमा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा है कि भैया यहाँ पर लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है, अभी इससे पूरा हमने इस पर चर्चा भी करी थी। लिखित संप्रेषण क्या होता है बताइए, हेमा जी आप बताइए, लिखित संप्रेषण किसे कहते हैं, इसको मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए। सर अपनी बात को लिख कर उस माध्यम से समझाने के तरीके को। और बस इतना ही, विस्तार से समझाओ। चलो कनिप्रिया आप बताइए, आप समझाओ बेटा। सर लिखित संप्रेषण में सर जैसे हम लेटर लिखकर अपना किसी को भेजते हैं तो, और सर जैसे ईमेल के द्वारा सर चैट वैट वगैरह जो करते हैं सर, इसके द्वारा जो हम संचार करते हैं वही हमारा लिखित। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसे हम लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, ये बताइए जब व्यक्ति बोलकर या देखकर संप्रेषण करते हैं अधुमन हम यही करते हैं ना, व्यक्ति या तो बोलता है या देखकर संप्रेषण करते हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो लिखकर भी तो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। जी सर। लिखना क्या है, एक आर्ट तो है, लिखना क्या है एक कला तो है या नहीं है। जी। तो जो ये कला है, अगर हम इसको योजनाबद्ध तरीके से, ढंग से और सही तरीके से लिखकर अपनी बात को, जो हमारे जो सामने व्यक्ति बैठा है, कहीं ना कहीं हम उससे सही तरीके से सही ढंग से संप्रेषण स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बताइए रवि जी। सर कर सकते हैं सर। अब देखिए लिखित अगर रूप से हाँ बताओ। हम लिखित रूप से हम अपनी मनोभावनाओं को दूसरे के समक्ष स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी को एक अपने पत्र के माध्यम से अपने उत्तराधिकारी को या अपने अन्य सहपाठी को अपनी मनोभावनाओं को, वर्तमान परिस्थितियों को, भविष्य में कुछ भी घटित होने वाली घटनाओं के बारे में अंगित उसको सूचित कर सकते हैं। या हम अपने परीक्षा में अपने कंटेंट को एक सुनियोजित ढंग से सही शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे आरती ये बताओ ना बेटा, हम लेखन में कितनी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, लेखन में हमें कितनी बातों का ध्यान देना चाहिए। आपके सामने मैं ऑप्शन होता हूँ 5, 6, 4, 3। अरे सर ये तो नहीं पता, 5 बातों का बताइए कौन कौन। चलो 5 ठीक है, चलो 5 सही कहा। 5 हम कौन कौन बातों का रखेंगे बताओ। तो मैंने तो ऑप्शन में टिक मार लिया, कोई पक्का नहीं था मेरा। पहले तो मेरा तो ये है कि लिखित रूप में पहले स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी जो आप लिख रहे हो समझ में आना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। ठीक है।
देखिए आपने 5 अभी जो आपका तुक्का बैठा है बिल्कुल सही बैठा। अगर हम जब लेखन की बात करेंगे, जो लेखन में जो हमें जिन चीज़ों का ध्यान, कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कभी क्वेश्चन आता है तो आपको स्पष्ट तौर पर याद होना चाहिए कि 5 बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब क्या रखना चाहिए, क्यों, कब, कौन, कैसे। ठीक है, पहला होता है क्यों, चाहिए क्यों, किन बातों का ध्यान रखना। पहले क्यों होता है, पहले नंबर पे क्यों, कौन, कब, कैसे, क्या। इन चीज़ों को हमें क्या रखना चाहिए, 5 बातों का हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए जो ये 5 बातें हम जब ध्यान रखते हैं, तो इन 5 बातों को हम जब ध्यान रख कर जब चीज़ों को लिखते हैं, तो जो आपका जो संदेश होगा वो बहुत सही ढंग से, जो आपने जिस प्राप्तकर्ता को जो भेज रहे हो, जिसको आप प्रेषित कर रहे हो, तो उस तक वो सही सही तरीके से वहां तक आपके वहां पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा है, ये है नंबर 1, 2, 3, चौथा। अब हम चौथे की बात करें। चौथा जो है संचार संप्रेषण। बताइए संचार संप्रेषण किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो आया था संचार के रूप की अगर बात हो, ये संचार के जो रूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के सामने मैंने आपको ये लिखा दिए हैं, ये भी बोल के हमने। अब हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो चौथा वाला चल रहा है, संचार संप्रेषण। ये है क्या, बताइए, कोई भी बताओ। संचार के माध्यम से जो संप्रेषण दिया जाए, हाँ, जैसे टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गया बोल दे और टेप रिकॉर्डर हो गया, मतलब जिसमें मतलब संचार के माध्यम यूज करे जाए, उसके माध्यम से जो संप्रेषण दिया जाएगा तो वो संचार माध्यम ही होगा। और बताओ कुछ नया। हेमा जी, जब हमने कल संप्रेषण के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने इस चीज को भी बोला था। और रवि जी आप बताइए, कल मैंने संयोजन का सिद्धांत जब पढ़ाया था, संयोजन के बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने आड़ी टेढ़ी मेढ़ी कौड़ी सड़कों के बारे में भी बात करे थे, सीधे लंबवत सड़कों के बारे में बात की थी। तो आप बताइए। संयोजन के बारे में बता रहे थे। संचार माध्यम, इसमें संचार माध्यम की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें संयोजन का भी कहीं ना कहीं हमें रूप देखने को मिलता है। संचार जो संप्रेषण के माध्यम से। चलिए देखिए, आपके बच्चे हैं, देखिए कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग इसको बड़ी ध्यान से, जहाँ पर संचार की बात करते हो, संचार के अंतर्गत जितने भी चीजें आएंगी, जितने भी चीजें को आप कल्पना कर सकते हो, वो सारी चीजें संचार के अंतर्गत आ जाएंगी। देखिए संचार माध्यम की अगर मैं बात करूँ, तो संचार जो माध्यम संप्रेषण का एक क्या है, सशक्त माध्यम ये माना जाता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये माध्यम माना जाता है। क्योंकि आज जो ज्यादा जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सबसे ज्यादा किससे होता है, आपके मोबाइल के माध्यम से होता है। आप ये मानो कि जो आज इंटरनेट है, सबसे ज्यादा संप्रेषण इसी के माध्यम से होता है। अगर मान लीजिए 2 पल के लिए मैं आपके हाथों से, सभी के हाथों से मोबाइल ले लूं 2 दिन के लिए, क्या आप रह पाओगे? खाने के बिना रह लेंगे सर, पर ये मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। मैं तो रह लूंगी सर। नहीं रह सकते। देखिए आपके हस्बैंड कहीं हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो आपको फिक्र रहेगी भैया मुझे वहाँ उनसे बात करनी है। आपके मायके की बात है, ये अलग अलग चीज़ है। बहुत सी, मान लीजिए आपके स्कूल का बच्चा जो स्कूल को जा रहा है, तो वहाँ से क्या आपकी रिपोर्ट, मान लीजिए कोई रिपोर्ट कार्ड भेजना है, कोई होमवर्क दे रहे हैं मैडम, कोई आपकी मेल आ रही है, अगर मान लीजिए, इसलिए भी नहीं रह पाओगे। अगर कहीं पर आपके बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, किसी ने कोई कुछ किया है, तो वो मैसेज आपको तुरंत मिल जाए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपकी जिंदगी में एक तरीके से अंधेरा होगा। जिस प्रकार से वायु, पानी, ये जो 3 चीजें, भोजन, ये जो तीन चार चीजें जो महत्वपूर्ण है ना, उसी प्रकार से आज उसकी एक श्रेणी में एक मोबाइल को भी रख लीजिए, संचार को भी रख लीजिए। इसके बिना हम बिल्कुल भी एक अपंग व्यक्ति हैं, ठीक है, हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा।
अगर हम कहें कि अगर आपके जेब में अगर मोबाइल है तो ये सोचिए चले कि संचार का एक सबसे बड़ा जो गैजेट आपके पास है तो उससे ही सब कुछ होता है। देखिए संप्रेषण का मैंने जब की बात मैंने कहा, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली संप्रेषण के रूप में सशक्त माध्यम ये माना जाता है। रेडियो है, आपका टेलीविजन है, समाचार पत्र है, जो होर्डिंग है, जो बिल है, जो कंप्लेंट है, या इंटरनेट है, जो संचार का जो माध्यम अपने जो माध्यम जगत में कहीं ना कहीं हम विशिष्टता के अनुसार इनसे क्या करता है संप्रेषण का। रेडियो आवाज के माध्यम से जन जन तक अपनी चीजों को प्रचारित करता है, वो संप्रेषण होता है। जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, फिल्म है, वीडियो है, इंटरनेट है, ये जो माध्यम है ना, ये दृश्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। और तो और ये जो संप्रेषण होता है, ये जो संप्रेषण है बहुत ज्यादा सशक्त संप्रेषण माना जाता है, याद रखना। इसकी अगर देखिए मैंने सड़क की बात जो इनसे रवि जी से कही, मैंने कहा कि हमने जो संतुलन का जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें भी हमने देखा कि हम जब सड़क के जो किनारे किनारे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि फेयर एंड लवली का आ रहा है, कोई आपके मॉइस्चर वाला क्रीम आ गया जो आपकी मुहासों को निकाल दे, तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं। वाह, आपने कहा अच्छा आज तो मुझे अपने पति से यही मंगानी है क्योंकि इससे चेहरा एकदम निखार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम वो तमाम बड़े बड़े होर्डिंग जो लगे रहते हैं, सड़क के किनारे जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, तो कंपनी के जो प्रचार लगे रहते हैं और जो समाचार में जो विज्ञापन छपे रहते हैं कि भैया आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि अभी शिवराज सिंह ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जिसमें इतने लाख नौकरियां दे दी गई हैं। तो अलग अलग विज्ञापन के माध्यम से जो विज्ञप्ति आती है, कहीं पर कितनी वैकेंसी जा रही है, और यातायात के संकेत आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है, आपको ऑनलाइन, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपने मोबाइल के माध्यम से उसको पे कर दिया। जब यातायात की सुविधाएं, यातायातों के संबंध में आप किसी से फोन में बात करती हैं, आप वीडियो कॉल के माध्यम से कर पाते हैं, तो जो ये जो संप्रेषण है वो बहुत ज्यादा व्यापक है और महत्वपूर्ण ये माना जाता है। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम में इसको लेके चलूंगा, और एक जो मौखिक जो संप्रेषण है, ये दो संप्रेषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौखिक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो संप्रेषण माना जाता है वो आपका जो संचार माध्यम का ये माना जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर मैं बता दूं, जो ये संप्रेषण होता है, ये जो संचार संप्रेषण, ये कई ऐसे माध्यमों में कहें बातचीत के कई ऐसे फॉर्मेट में ये हमें उपलब्ध हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा संप्रेषण ये माना जाता है। ठीक है हेमा जी, समझ में आ गया? तो मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ सर, इसमें ना जो स्टार्टिंग में आपने ये शाब्दिक अशाब्दिक बोलना सुनना संप्रेषण लिखा है, तो संप्रेषण के प्रकार में चल रहा था। हाँ। और फिर उसके बाद जो आपने संप्रेषण के सिद्धांत बताए 5। हाँ। और फिर उसके बाद ये आपने जो संप्रेषण के रूप बताए थे वो 4 थे ना? हाँ। मौखिक, लिखित, संचार और आंगिक। हाँ। तो सर जो आपने बताया था ना, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ, जो ये पांच चीजें थी सर, ये क्या थे तत्व? ये क्या थे नीरज, बताया? हाँ मैंने इसको बताया था, बताइए ये क्या बोलते हैं इसको आरती? सर ये के माध्यम है कि वो कर रहे हैं, कौन है, किसको भेज रहे हैं, मुझे लिखना चाहिए ना, कब, कैसे, क्या, ताकि वो जैसे आप 5 मिनट तक ध्यान संप्रेषण करते हो, लिखते समय वो भेजते हो। बेटा जो मैंने हेमा जी मैंने जो बात की थी आपसे, वो जो 5 तत्व जो मैंने बताया था वो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। लिखित जब संप्रेषण आप प्रभावशाली बनाओगी, ठीक है, जब योजनाबद्ध तरीके से अगर लेखन के प्रकार थे, लेखन के एग्जाम्पल लिख देता हूँ, लेखन के अंतर्गत ये संप्रेषण आते हैं, ये तत्व आते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट मैंने 5 बताया था, इसमें क्या होगा, आप जब किसी चीज को लिख रही हैं तो उसमें क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे। मान लिया आपने कोई कहानी लिखी तो उसमें ये लिखा कि राम क्यों बाजार गया, ठीक है, और सीता ने कब कौन सी चीज खरीदी, कब आएगी। ये ऐसे करके जो कोई इन शब्दों से ही किसी चीज को उकेरा जाता है, या कहे इससे क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से जो संप्रेषण को एक प्रभावशाली संप्रेषण, या हम जो कहें लिखित संप्रेषण को, हम इसको प्रभावी रूप में ढंग से हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जो प्राप्त करता है वहां तक हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि 5 बातों को हमने इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जब आप अपना संदेश लिखते हैं
तो ठीक ढंग से जो प्राप्त करता है उसको स्पष्ट तौर पर वो समझ जाना चाहिए कि भैया कब, क्यों, कैसे, क्या, ये चीजों को मैंने इसलिए इसके अंतर्गत रखा था। ठीक है, जी सर। ओके सर। समझ में आ गया ओके। या कंफ्यूज हो अभी भी? बताइए। सर क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर है संप्रेषण की विशेषताएं। विशेषताएं क्या हो सकती हैं? संप्रेषण की विशेषताएं मैं अब यहाँ पर कहूँ कि जो संप्रेषण की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। निम्नलिखित मतलब उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, लिखित विशेषताएं हो सकती है, हो सकती हैं। चलिए बताइए, आप बताओ किस प्रकार से हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कि संप्रेषण अभी तक हमने पढ़ लिया कि संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। आप अपने आधार पर बताइए, बताइए, कोई भी बताइए। अब तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, ये वाला जो टॉपिक है। बताइए कनुप्रिया, बताइए बेटा। सर विशेषताओं में सर जैसे भाषा में स्पष्टता हो, शुद्धता हो, और सर बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो मैं वही बहुत ढेर सारी विशेषताएं तो पूछ रहा हूँ। सर स्पष्ट होनी चाहिए, समय अनुकूल होना चाहिए। नहीं क्या बोलते हैं नीरज जी, आप बताइए। संप्रेषण की विशेषताएं मतलब वो इसके शरीर में होती विशेषताएं और ये मतलब इस टाइप का कुछ आएगा क्या? कनुप्रिया अपना माइक बंद कर दीजिए। आरती आप बताओ। सर मेरे को तो एक मुख्य विशेषता यही लगी कि संप्रेषण हमें कई तरीके देता है अपनी बात किसी को मतलब सूचना देने के लिए। मतलब कई तरीके हो गए जैसे जो हमने पढ़े हैं, तो ये जो हमने पढ़े हैं मैं उन्हीं को ही तो बारे में पूछ रहा हूँ, जो हमने पढ़े हैं। अभी कनुप्रिया ने कहा था बहुत से हो सकते हैं, बहुत से कौन कौन से हो सकते हैं, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। सर वही मौखिक, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, और आपका वाणी संकेत से। पहले विशेषताएं क्या होती हैं, पहले इस चीज को स्पर्श करो। सर जैसे ना संप्रेषण के माध्यम से हमारा बौद्धिक विकास भी हो सकता है, हमारे क्या कहते हैं भाषा का विकास हो सकता है, हमारे लिखने का विकास, मतलब किसी हमने लिखित में बताया तो वैसे सर। हेमा जी आप बताइए, कुछ आप भी बताओ। हेमा जी। संप्रेषण जो है प्रभावशाली होना चाहिए, उसमें दूसरे की भावनाओं को हमें समझना चाहिए और उसे दूसरे को समझाना भी हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, और उसमें जो हमारी भाषा होती है वो शालीन होनी चाहिए, और अपना पूरा ध्यान जो है अपनी बात को इस तरीके से कहना चाहिए कि सामने वाले का ध्यान पूरा आपकी बातों में केंद्रित रहे। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए जब हम संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है, किसकी, संप्रेषण की विशेषताओं के, अब हम इसमें ये देखेंगे जितने भी हमने ये तमाम चीजें पढ़ी, इनके प्रकार पढ़े, सिद्धांत पढ़े, हमें इनका निचोड़ लेके यहाँ पर रख देना है कि भैया क्या चीज है। जब मैं संप्रेषण की विशेषताओं की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, आपके जो परस्पर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनका क्या करते हैं आप आदान प्रदान करते हैं ना। जो आपकी परस्पर जो विचारधारा है, जो आपकी भावनाओं हैं, उन भावनाओं का कहीं ना कहीं क्या करते हैं आदान प्रदान आप करती हैं। संप्रेषण के अंतर्गत क्या करते हैं, जो विचार हैं और जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसको हम साझेदारी करते हैं, उसको साझा करते हैं एक दूसरे से। एक तो आदान प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को क्या साझा करते हैं उन चीजों को। अब संप्रेषण क्या होता है, आपके जो निहित होती है, और ये क्या होता है जो आपके दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में क्रियाशील होती है, और दोनों पक्षों को क्या करती है कहीं ना कहीं विकासशील ये बनाती है, क्रियाशील कर देती है। अब दोनों पक्ष क्या हो, जब आप और मैं हैं, हम ये दोनों पक्ष क्रियाशील हैं अभी, क्योंकि हम दोनों अभी क्रियात्मक तौर पर क्रियाशील हैं।
ठीक है। अब क्या होगा, जो विचार हैं और विचारों को हम क्या करें, आदान प्रदान करके हम कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करेंगे। देखिए, दो बच्चों के बीच कोई आपस में वाद विवाद हो रहा है, हम कहीं बच्चों के बीच अगर झगड़ा भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उनको इस प्रकार से समझाएंगे कि आपकी जो आपस में जो संप्रेषण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करेंगे। और अगर मैं कहूँ कि आदान प्रदान की जो क्रिया है उसकी जो पृष्ठ जो होती है वो पोषक, उसको हम पोषण भी उसको दिया जा सकता है, उसको पोषक के रूप में भी हम समझते हैं। और जैसे अभी कहा था कि हेमा जी ने कि भैया हम इसमें अपने अनुभवों को कहीं ना कहीं साझा करते हैं और संप्रेषण के माध्यम से क्या करते हैं, जो संप्रेषण जो प्रतिक्रिया होती है वो दो मार्गी संप्रेषण होती है। एक पृष्ठ पोषक संप्रेषण होती है, एक अंतः प्रतिक्रिया संप्रेषण में ये क्या होती है, निहित होती है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने भावों को अभिव्यक्ति को किस प्रकार से साझा करते हैं, तो ये तमाम चीजें आते हैं कि भैया हमारी संप्रेषण की जो क्रिया होती है वो हमेशा शुद्धता को प्रदान करती हैं और वो चीज़ों को रखती हैं। जैसे हमने कहा, लिखने की, बोलने की, पढ़ने की क्षमता की, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय कहीं ना कहीं उसको हम कंट्रोल करते हैं। हमें जो गाली गलौज वाली जो संप्रेषण से दूर रहना चाहिए, ऐसे तमाम चीज़ें शिक्षण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटक के रूप में अगर हम माने, जो संप्रेषण ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है। और देखिए, संप्रेषण में क्या होता है, भाषा कौशल की जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाती है। तो वो जो भाषा कौशल होता है वो वाला जो संप्रेषण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए आप? जी सर। देखिए, आप अगर इसका जो अगला पॉइंट की मैं बात करूँ तो कभी कभी ये भी बहुत ज़्यादा रोचक ये पॉइंट बन जाता है। ठीक है, ये रोचक कैसे बन जाता है कि इसमें क्या आता है, जो संप्रेषण होता है ना, संप्रेषण की चक्रव्यूह की रचना की अगर हम बात करें, किस प्रकार से चक्रव्यूह की रचनाएं की जाती हैं, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जो तमाम चीजें देखी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी ये थे, एक दूसरे से पैरेलल, ये समानांतर ये रखते थे। जैसे हमने मौखिक संप्रेषण की कहा, हमने यहाँ शाब्दिक संप्रेषण के बारे में बात कर ली। ठीक है, आंगिक संप्रेषण की बात की, शाब्दिक का ये बोलना है संप्रेषण, ये तमाम चीजें। तो इसी प्रकार से जब हम संप्रेषण की चक्रव्यूह की रचनाओं की वर्गीकरण की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो पहला जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका कि श्रवण संप्रेषण का चक्रव्यूह। जो बोलने का, कि श्रवण की बात करें हम, जिस चीज को श्रवण संप्रेषण का चक्रव्यूह की अगर हम बात करें, तो वो किस प्रकार की रचना करता है। ठीक है, उसकी रचना के बारे में हम समझते हैं कि भैया इसके अंदर किन चीजों को हम रखते हैं। ठीक है, और तो और इसमें हम कहते हैं दृश्य संप्रेषण की चक्रव्यूह किस प्रकार से, दृश्य, हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी मॉडल को देख रहे हैं, किसी प्रदर्शन को देख रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या भागीदारी होनी चाहिए, इस प्रकार से। या हम चित्रात्मक जो सामग्री है या मानचित्र के माध्यम से देख रहे हैं, या मॉडल है या नमूने हैं, हम अलग अलग तरीके से चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से देख सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम जब इसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला संप्रेषण दृश्य संप्रेषण होता है। आज दृश्य संप्रेषण या श्रवण संप्रेषण क्या होता है, तो अभी हमने तमाम चीजों को यहाँ पर पढ़ा, तो ये इसका विस्तार स्वरूप है। इसको हमने यहाँ, हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जब एक अध्यापक होता है, जब सामपट पर लिख रहा होता है, तो चित्रात्मक सामग्रियों का भी वो प्रयोग कर रहा है, और प्रयोगात्मक रूप से भी या प्रशिक्षण से रूप में अपने प्रदर्शन से भी कहीं ना कहीं वो दृश्यों को कहीं ना कहीं उकेर रहा है। अगर माने दृश्य मतलब जो हम देख रहे हैं उसको बोल कर भी हम उसको समझा रहे हैं, तो ये तरीके से हम वो कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि भैया कभी आपने देखा होगा रेडियो के माध्यम, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हम क्या करते हैं, इस संप्रेषण को करते हैं। आप कभी क्वेश्चन बाहु जो संप्रेषण होता है, जो इसका चक्रव्यूह की अगर बात करें, तो एक आता है कि बहु इंद्रिय संप्रेषण होता है। तो किस प्रकार से बहु इंद्रिय, आपकी जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, उनको किस प्रकार से संप्रेषण के रूप में हम अमूल्य साधनों के रूप में उसको विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से तमाम चीजें ये किया जा सकता है हम। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर। और ये भी आता है, देखना आपने कहीं दफे ये भी देखा होगा कि आप जन संप्रेषण करते हो, जनता के बीच जाते हो, जन संप्रेषण करते हो बहुत से। जैसे आपने क्या कहा कि ये जो जन संप्रेषण होता है, उसमें क्या होता है, जब संप्रेषण की क्रिया बहुत अधिक व्यक्तियों के बीच सम्मिलित होती है, बहुत व्यक्तियों के बीच होती है, तो प्रश्न भी क्या होता है, जन संपर्क के माध्यम से होता है। रेडियो की हमने कल बताया था कि भैया रेडियो के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, इंटरनेट की वेबसाइट के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत अधिक लोगों तक ये वाला जन संप्रेषण हम पहुंचा सकते हैं, इसमें हम सक्षम हो सकते हैं। तो यही होता है। ठीक है, इतना समझ होंगे आप सभी लोग? जी सर। तो यही जो हमारा जो पूरा जो टॉपिक है, आज 2 दिन में ये संप्रेषण का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक।